चलिए तो अब हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लिखिए जैसे ढेर सारे रेजिस्टेंस होते थे तो उनका कॉम्बिनेशन किया, अब यहाँ पे ढेर सारे सेल्स ले लेंगे, बैटरियाँ, उनका कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी सेल जो कॉम्बिनेशन करेंगे वो दो तरीके से करेंगे, एक होगा सीरीज में, ठीक है, दूसरा पैरेलल में होगा। ठीक है, चलिए तो सपोज ये मेरी कोई वायर है, इसके अंदर ये सेल लगी हुई है, वन, टू, ये सेल है E1, ये है E2, ये मान लीजिए टर्मिनल है A, ये है टर्मिनल B। ठीक है, और हमको क्या मालूम है, हमको ये मालूम है कि जो भी सेल होती हैं उनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो इसको मैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा दे देता हूँ। तो ये E1 है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, गुड। तो अब देखिए इसमें खाली ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि इसमें पोलैरिटी सेल की एक डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दूसरा ये सेल सीरीज में है या पैरेलल में है, तो अगर इसमें भी करंट सेम फ्लो कर रहा है, ये आई करंट जा रहा है तो यही आई करंट यहाँ पे निकला, यही आई करंट यहाँ पे निकला, तो जब करंट सेम होता है तो सीरीज में होता है, इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब क्या करना है हमको, इनको आपस में ऐड कर देना है, लेकिन कभी सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ओके, तो वो ऐड और सब्ट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर पोलैरिटी सेम है, यानी इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इसमें भी इधर ही माइनस है इधर ही प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि पोलैरिटी का जो सेल है वो एक ही जो है वो पोलैरिटी के साथ लगे हुए हैं, इसका भी पॉजिटिव आगे नेगेटिव पीछे, इसका भी पॉजिटिव आगे नेगेटिव पीछे। ठीक है, तो ऐसे कर देंगे। तो हमसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो यहाँ पर भी हम किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि यहाँ से चला मैं तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, VB है, जहाँ से चला वहाँ का पोटेंशियल VB, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा बताइए, रेजिस्टेंस में R2, तो पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल R2 में कितना ड्रॉप हुआ, ये करंट जा रहा है ना R2 में, तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, I इंटू R, तो यहाँ पे R कितना है R2, तो I R2 होगा ना। किरचॉफ लॉ में क्या होता करते हैं, पोटेंशियल जितने होते हैं उनको ऐड करते हैं तो इक्वल टू 0 आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जब चलेंगे तो पोटेंशियल को ऐड करते ही तो चलेंगे, तो यहाँ पे बताओ करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं अपोजिट जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में या अपोजिट, हाँ करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है ना, तो करंट के डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है उसमें पोटेंशियल नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, तो माइनस
IR2 ये आ जाएगा। ठीक है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बताइए, बैटरी पड़ गई, इसका EMF E2 है, इसमें क्या आएगा EMF, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कम पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो ये E2 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद बताइए R2 में क्या होगा, वही सेम करंट आ रहा है, R2 में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव, इसमें भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I इंटू R1। फिर यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा E1। ठीक है, और फिर यहाँ पे हाँ VA हो जाएगा। ठीक है, ये सब मिला करके इसका पोटेंशियल के बराबर होगा, तो इक्वल टू VA कर दीजिए। ठीक है, इक्वल टू VA। यहां से चले और यहां पर पहुंचे तो पोटेंशियल हमको क्या मिला, VA ही तो मिला सबको मिलाने के बाद। ये सारे पोटेंशियल जोड़ते 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 यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, वही तो होगा। ठीक है ना। हाँ, तो इनका डिफरेंस अगर लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, VA माइनस VB चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करूंगा मैं, VA इधर है, VB को इधर ले जाता हूं, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो गया, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? और ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट EMF। ये क्या है, इक्विवेलेंट EMF इस पूरे सिस्टम का। और ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? तो ये हो गया सीरीज में इस तरीके से, पोलैरिटी सेम है तो क्या हो गया, EMF को खाली सीधे सीधे ऐड कर देना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको माइनस कर देना है। लिखिए जल्दी से। समझ समझ के लिखा करो, दोबारा भी कोशिश करो कि अपने आप ही लिख लो, तो उससे क्या होगा फिर। चलिए, हो गया, तो एक क्वेश्चन करते हैं अब।
6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल रेजिस्टेंस ये है 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम। चलिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। ये है पोटेंशियल यहाँ पे ए, ये है बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। बताइए क्या आएगा जल्दी से। गुड, साथ के साथ बना लिया आपने, वेरी गुड। फिर से क्या करेंगे हम, करंट फ्लो कराएंगे। करंट किधर से किधर फ्लो कराऊं, इधर से इधर या इधर से इधर, कहीं से भी कराइए आंसर सेम आएगा। इसलिए करंट की टेंशन नहीं लेनी है कि किधर से फ्लो कराना है, बस एक बार जहां से कराइए वहां से प्रॉपर वे में कराइए। ठीक है, तो इस बार इधर से करा के दिखाऊं। चलिए इधर से कराते हैं। मान लो आई करंट गया है यहाँ से, तो यहाँ से भी आई ही जाएगा, ये भी आई जाएगा और ये भी आई जाएगा। क्लियर है। इधर से पोटेंशियल लेना शुरू करूं, इधर से लेना शुरू करूं। चलो इधर से लेता हूं, उधर वाला तो सिर्फ सेम हो जाएगा, करंट भी इधर ये भी इधर, तो इस बार ये लेता हूं। ठीक है, आप दूसरा करके देखिएगा, करंट इधर से फ्लो कराइएगा और पोटेंशियल इधर से लीजिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने का तरीका है। ठीक है, आंसर सेम आएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इधर से ही लेता हूं, तो पहले क्या हो जाएगा बोलिए, पहला पोटेंशियल होगा VB। ठीक, फिर उसके बाद इधर आया मैं, तो ये बताइए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये वाला मेरा हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे है, तो हायर से लोअर पे जा रहा हूँ तो -3। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अंदर मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में करंट के, तो क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, माइनस प्लस आएगा ना, करंट के अपोजिट में जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा I × 1, क्योंकि इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में करंट के जा रहा हूँ, तो ये भी प्लस आएगा, प्लस I × 2। बोलो भाई, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस आएगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे प्लस आता है ना, और करंट के डायरेक्शन में जाने पे माइनस आता है रेजिस्टेंस में। ठीक है, क्योंकि करंट हमेशा क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ जाता है। तो करंट का ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस में, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे है, यहाँ पर ये वाला हायर पे है, ये लोअर पे है, तो मैं दोनों जगह कहाँ जा रहा हूँ, लोअर से हायर पे जा रहा हूँ, तो इसलिए दोनों जगह क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, यही तो किरचॉफ लॉ में सीखा है हमने। ठीक है, तो दोनों इसलिए पॉजिटिव लिख दिया है, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब इस बैटरी में कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, लोअर से हायर। हाँ, ये लोअर है, ये हायर है, तो लोअर से हायर जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव। पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट, तो 4 लिख दो। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पर भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये वाला लोअर लोअर, ये वाला हायर, तो लोअर से हायर जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो हो जाएगा ये 1 × I। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर
यहाँ पर भी लोअर से हायर जा रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +6, ठीक है, इक्वल टू VA। यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिख रहे, इसलिए नहीं लिख रहे ना क्योंकि ये लूप पूरा नहीं हुआ। अगर मैं लूप पूरा कर देता ये, तो ये वाला फिर क्या आता, ये वाला मैं प्लस करता इसमें या माइनस करता, जैसा भी निशान होता, उसके बाद क्या होता, इक्वल टू 0 लिखता, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो VB को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, ओके। और अब यहाँ पे देखिए ये -3 है, ये +2 है, ये नहीं सॉरी, ये तो +2i है, नॉट 2, ये है +4 और ये है +6, 6 और 4 10, 10 में से 3 गए, कितना बचा, 7, तो 7 हो गया है। अब आइए, i का क्या हो जाएगा, 1i 2i, दोनों मिला के 3i हो गया, और एक i है 4i, तो +4i आ गया। तो ये हमारा जो है हो गया, ठीक है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा V इज इक्वल टू 4i + 7। लिखिए जल्दी से। अच्छा इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन करी थी उसमें इतना ही था। हो गया। तो ये बताइए यहाँ से इक्विवेलेंट EMF कितना आया, EMF इक्विवेलेंट कितना आया, तो यही वाला था ना इक्विवेलेंट, चेक करिए, ये इक्विवेलेंट था ना, और I के साथ वाला क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा इक्विवेलेंट EMF कितना आ गया, 7 वोल्ट है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम, बस। आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, if n cells of EMF E and internal resistance small r are connected in series find equivalent EMF and equivalent internal resistance. And cells of EMF E and internal resistance are connected in series. एक वर्ड और आना चाहिए यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है, with same polarity, same polarity, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या यहाँ पोलैरिटी सेम है तीनों EMF की, यहाँ पे सेम नहीं है। ये देखिए ये वाली और ये वाली इनकी सेम है,
तो इसीलिए तो ये दोनों ऐड हुई थी और ऐड होकर के 10 वोल्ट हो गई थी। इसकी अपोजिट है तो ये वाली माइनस हो गई थी ना, इसीलिए क्या आया था, 7 वोल्ट आया था, नहीं आया था। ठीक है, तो ये पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, चाहे तो सारी के सारा जो है सबका नेगेटिव टर्मिनल इधर और पॉजिटिव इधर हो, या फिर सबका नेगेटिव उधर हो और पॉजिटिव इधर हो, इसको कहते हैं सेम पोलैरिटी। और अगर डिफरेंट पोलैरिटी होगी तो फिर वो दिया होना चाहिए कि क्या है डिफरेंस। ठीक है, सेम पोलैरिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो है वो n सेल्स हैं और उनकी जो पोलैरिटी है वो क्या है, सबकी सेम है। तो यानी ये अगर E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये En है, तो देखिए सबकी पोलैरिटी सेम है, नहीं है? ठीक है ना। और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R1, ये R2, ये R3 है और ये Rn। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, मान लो A है और ये पॉइंट B है, ऐसे कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसके बेसिस पे मैं आराम से कह सकता हूँ ये इक्विवेलेंट क्या होगा, जब पोलैरिटी सेम होती है तो सब जुड़ जाते हैं ना, सब ऐड हो जाएंगे। पोलैरिटी अगर अलग होगी तो वो वाले माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ तो सबकी सेम है तो सब जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En हो गया। हाँ, किससे, हाँ, इस वाले साइन की बात कर रही है, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नहीं सब जगह यही साइन होना चाहिए, यहाँ पे भी देखिए इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, सब में यही है ना, सेम होना चाहिए, तभी तो पोलैरिटी सेम कहेंगे। पोलैरिटी सेम का मतलब ये है कि सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड में हो और नेगेटिव टर्मिनल दूसरी साइड में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सारे ईएमएफ जुड़ जाएंगे, इसमें से कुछ अपोजिट हो जाएंगे तो वो वाले फिर माइनस करने पड़ेंगे। हाँ, जैसे पीछे वाले में किया था। और इंटरनल रेजिस्टेंस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, आर इक्विवेलेंट में क्या करना होता है, उसमें तो ऐड करना ही करना है, ठीक है ना। उसमें पोलैरिटी चाहे डिफरेंट हो और चाहे सेम हो, क्या हो जाएगा, वो तो ऐड ही होना है। तो ये सारे ऐड हो गए, यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आया, 4 आया ना इंटरनल, ये चेक करिए, 1 2 मिलके 3 और 1 4, पोलैरिटी डिफरेंट है तो भी ऐड करके क्या है, सेम ही है। ओके, तो लिखिए ये आ गया इसका क्वेश्चन का आंसर। इसको पार्ट 1 कर देते हैं, पार्ट 1, पार्ट 1। पार्ट 2, हो गया। जल्दी लिखिए, ये वाला जो है क्वेश्चन इसको पार्ट 1 कर दीजिए, पार्ट 2 क्वेश्चन लिखिए इसी का पार्ट 2।
In the above question, polarity of M cells are reversed. क्या कर दिया है? पोलैरिटी M सेल्स की रिवर्स कर दी है, उल्टी कर दी है. हो गया? इसका मतलब क्या समझ में आया? एम सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी है, उल्टी कर दी है. यानी ये जो पॉजिटिव लेफ्ट साइड में लिया है, नेगेटिव राइट साइड में हमने यहाँ पे सबका लिया है. अब क्या किया, इन ये टोटल कितनी है? एन है. इसमें से एम की मैंने क्या करी है वो, और जाहिर सी बात है एम जो नंबर होगा वो एन से छोटा ही होगा ना, बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता, छोटा होगा. तो मैंने उसमें से क्या किया, मान लो ये 10 थी, मैंने से एम जो है वो 3 है, तो मैंने 3 की क्या कर दी है, उल्टी कर दी है. बात आ रही मेरी समझ में? या 100 थी और उसमें से 25 की मैंने उल्टी कर दी. आ रही बात समझ में? तो अब इनका बताओ, फाइंड E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट. बताओ कैसे निकालें इसको? E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बोलिए? माइनस होगा तो बोलो ना, फिर क्या लिखूं? E1. चलो देखो, इसको ऐसे करेंगे, टोटल कितनी थी? n. उसमें से कितनी कम हुई, उल्टी हो गई? m. तो एक पोलैरिटी वाली कितनी हो गई? n माइनस m हो गई, नहीं हो गई? अभी तो सारी n की n एक ही पोलैरिटी वाली थी, तो मैंने क्या किया, सबको जोड़ दिया था. लेकिन अब एक पोलैरिटी वाली कितनी बची मेरे पास? n में से m घटा दूंगा तो उतनी ही तो बची. मान लो 100 थी, उसमें से 25 की पोलैरिटी चेंज कर दी, तो मेरे पास कितनी बची सेम पोलैरिटी वाली? 100 माइनस 25 यानी 75 बची. तो यहाँ पे n माइनस m ही तो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस m इज इंटू ई. आया समझ में? और क्या आएगा? आर के लिए तो होगा, और कुछ आएगा ईएमएफ में? और देखो है, और क्या आएगा वो भी तो सोचना है. ये तो वो हो गई जो मैंने पोलैरिटी जिनकी सेम थी उनका ईएमएफ जोड़ने पे ये आया ना. और जो एम सेल थी जिनको मैंने चेंज कर दिया है, जिनकी पोलैरिटी, उनका ईएमएफ नहीं जोड़ोगी भाई? वो भी तो उसी में लगी हुई है ना. लेकिन कैसे लगी है? पलट करके लगी है. तो पलट करके लगी है तो उनका क्या हो जाएगा, माइनस एम इंटू ई. क्योंकि उनका सबका ईएमएफ पलट दिया है ना हमने, तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. और वो कितनी सेल है? एम सेल है. क्लियर? समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे ये देखो, मान लो मेरे पास 100 सेल हैं. कितनी? 100 सेल हैं.
उसमें से क्या किया मैंने, 25 की इनिशियली n इज इक्वल टू 100 है, 25 सेल की मैंने क्या किया, सॉरी 25 सेल की मैंने पोलैरिटी क्या की, चेंज कर दी, यानी रिवर्स कर दी। तो मेरे पास कितनी सेल बची जिनकी पोलैरिटी अभी भी पुरानी जैसी है, 100 माइनस 25, ठीक है ना, यानी 75। तो इन सब का टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, इन सब का टोटल ईएमएफ हो जाएगा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 75 ई। अगर सबका ई है तो 75 ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ। अब ये जो 25 सेल है इनको मैंने कैसे जोड़ा है, अपोजिट जोड़ा है, इनकी पोलैरिटी चेंज करी है ना। तो ये 25 क्या करेंगी, ये 25 का ईएमएफ क्या हो जाएगा, 25 सेल का, मान लो ये ई है, इसको ई डैश कर देता हूँ इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 ई हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये सब एक पोलैरिटी के साथ जुड़ी हुई है, 75 जो है वो एक पोलैरिटी के साथ जुड़ी हुई है। तो पोलैरिटी जब सेम होती है जिनकी, तो उनका ईएमएफ जुड़ जाता है। तो इन 75 का एक तरीके से जुड़ जाएगा और 75 ई हो जाएगा, इन 25 का एक तरीके से जुड़ जाएगा, 25 ई हो जाएगा। लेकिन पूरी सेल का कॉम्बिनेशन का कितना होगा, तो ये वाली जो ईएमएफ है ये तो इसको अपोज करेगी ना, क्योंकि ये अपोजिट लगी हुई है, ये अपोजिट करेगी ना। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा 75 ई माइनस 25 ई, तो हो जाएगा 50 ई। सोचो ये बात अब समझ में आई नहीं आई, फिर से सोचो। 100 सेल लगाई थी मैंने सेम पोलैरिटी की, तो उसका ईएमएफ कितना आया था, उसका ईएमएफ अगर ये सेल 100 है तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, 100 ई आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, 25 की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, तो अब एक ही पोलैरिटी के साथ कितनी रह गई, 25 रह गई, तो उनका ईएमएफ कितना हो गया, 25 75 ई हो गया। लेकिन वो जो 25 की पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी तो उनका भी तो ईएमएफ जुड़ जाएगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जो 25 ईएमएफ जुड़ा उसको मैं क्या करूंगा, अब मेरा जो 75 है उसमें से 25 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट हो गई है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये नेट मेरे पास 50 बचेगा। तो यही तो मैंने किया है कि 100 में से 25 कम किया, तो ये ईएमएफ 75 वाला आ गया, और फिर 25 को मैंने माइनस भी किया। आई बात समझ में, हाँ। इसको दोबारा जाकर के घर पे सोचना, तो क्या आंसर हो जाए, इसको खोल दूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा एन ई माइनस 2m ई, ये फॉर्मूला बन जाएगा, चेक करो। तो ये 100 ई हो गया, और ये 25 अगर हैं तो 25 दूनी 50, 50 इसमें से 100 में से जाएगा, 50 आ जाएगा, देखो क्लियर हुआ, लिखो। और रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई पोलैरिटी का फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। तो वो क्या रहेगा, वो एन आर ही रहेगा, ठीक है ना। चलो लिखो जल्दी से। हो गया, चलिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं
करंट यहां पर पूछूंगा कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, पहले केस में आई, फर्स्ट केस में। तो करंट क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल कितना है, एन ई, पहले वाले केस में, और रेजिस्टेंस कितना है, एन आर प्लस। मुझे करंट फ्लो कराने के लिए एक बाहर रेजिस्टेंस भी तो लगाना पड़ेगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। भाई सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है ना। सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी मुझे यहाँ पे कोई बल्ब लगाना पड़ेगा, कोई फ्रिज, कोई वाटर कूलर, कोई हीटर, कुछ लगाना पड़ेगा ना। रेजिस्टेंस का मतलब कोई अप्लायंस लगाना पड़ेगा, तभी तो करंट जाएगा, वरना करंट तो चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं पाएगा। भाई बैटरी रखी हुई है, एक रखी हो चाहे 100 रखी हो, करंट थोड़ी बहेगा उसमें से। करंट कब बहेगा, जब आप उसमें कुछ कनेक्ट कर दोगे, तो फिर वो करंट चलेगा, तो वो चीज़ भी चलेगी। आ रही बात समझ में। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो मान लेता हूँ इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है जो मैंने इसके साथ लगाया है। तो ये रेजिस्टेंस इसके साथ किस में है, सेम करंट जा रहा है, तो सीरीज में हो गया, है ना। जब सेम करंट जा रहा है तो सीरीज में हो गया। तो इस वाले सेटअप का जो एन बैटरीज है, इनका रेजिस्टेंस तो आर एन है या एन आर है, और ये वाला और जुड़ जाएगा, तो एन आर प्लस आर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये करंट क्या होगा, सीरीज वाले में पहले केस में फ्लो करेगा, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या फ्लो करेगा, कितना करेगा, ये पहले वाले के लिए है। दूसरे वाले के लिए बताइए क्या करंट फ्लो करेगा। इसमें पोटेंशियल कितना है, इसमें पोटेंशियल है एन ई माइनस 2 m ई। इसका तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल ये है ना पैरेलल में, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है, तो रेजिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है। लिखो फिर इसको जल्दी से, वरना भूल जाओगे। हो गया, चलिए। तो ये हमने क्या किया है, हमने जब बैटरी को सीरीज में जोड़ा था, ठीक है ना, इन सीरीज, ये देखिए यहाँ पे सीरीज लिखा हुआ है हमने। ये कॉम्बिनेशन किसका हमने पढ़ा है, सीरीज का पढ़ा है, और यहाँ पे हमने ये सीरीज किया है। अब पैरेलल वाला भी कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो पैरेलल वाला करिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का हम लोग जानते हैं डायग्राम कैसे बनता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये मेरी सेल E1 है और ये E2 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ठीक है। यहाँ पे इनकी पोलैरिटी भी सेम है, क्योंकि देखो सेम तरफ है ना, पॉजिटिव टर्मिनल सेम, तो ये क्या हो गई, सेम पोलैरिटी। इसको लिखो, ये किसमें है, सेम पोलैरिटी। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट
EMF किसके बराबर होता है, इसका सीधा फॉर्मूला याद रखिए, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे चेक भी कर लीजिए, ये पोटेंशियल पॉइंट मान लो ये क्या है, VA होगा ना, और ये वाला VB। तो ये देखो सेम पोटेंशियल के अक्रॉस ये भी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है। तो जब पोटेंशियल सेम होता है तो चीज़ें क्या होती है, पैरेलल में होती है। तो यहाँ पे सेम पोटेंशियल है तो चीज़ें पैरेलल है। तो इसका देखिए इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट EMF निकालने का। ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में बिठाना पड़ेगा। चलिए अब ऐसा करता हूं, मैं 3 ले लेता हूं। तीन सेल हो गई, एक ये लगी है E1, ये E2, ये E3। इस बार एक पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी। ठीक है, मान लो ये वाली है E1, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसको E2 कर देता हूँ। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, इसको E3 कर देता हूँ। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R3। ये मेरा A है, ये B है। तो इसका ज़रा E इक्विवेलेंट लिख करके बताइए क्या हो जाएगा। बोलो क्या चेंज आया इसमें और पुराने वाले फॉर्मूले में। इक्वल नहीं, सही वर्ड बोलो। हाँ, देख के बताओ कौन सा वर्ड यूज किया है। चेक करो, एक वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में ही देखो, और वो वर्ड मैं भी लिखना भूल गया था, फिर लिखवाया मैंने। इंटरनल रेजिस्टेंस से इसका क्या लेना देना। हाँ, अब ये एकदम से नहीं याद होगा, इसको कई बार याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब याद होगा ना। ये देखो, ये मैं लिखना पोलैरिटी भूल गया था, फिर दोबारा लिखा है। पोलैरिटी मतलब जो नेगेटिव जिधर है पॉजिटिव जिधर है, चार्ज सेपरेशन। पोलर मॉलिक्यूल में भी चार्ज सेपरेशन आया था। तो पोलर इसीलिए यूज होता है जब दो पोल बन जाए। ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी अलग है, इसकी पोलैरिटी अलग है। तो जिनकी सेम है उनको मैंने ऐड कर दिया, E1 और E3 की सेम है, ये प्लस में आए।
इस वाले की अपोजिट है तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, क्लियर? तो अब ये फॉर्मूला हो गया। चलिए, इसी में चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं। ये वाला है 9 वोल्ट। इसी को क्वेश्चन भी बना देता हूं। रेजिस्टेंस है 3 ओम। E2 है मेरा 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस है 1 ओम। या 3 ओम ही कर देता हूँ वरना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। 3 ओम, ये भी 3 ओम और ईएमएफ है 6 वोल्ट। चलिए बताइए आर इक्विवेलेंट क्या होगा और ई इक्विवेलेंट क्या होगा? क्या लिखा हुआ ऊपर? 9 वोल्ट। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए बस, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? 9/3 माइनस 3/3 प्लस 2/3 सॉरी 6/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यही लिखा है आपने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बोलिए, नीचे वाला तो 1/3 3 बार जुड़ेगा 1 हो जाएगा, है डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। और ये 9/3 हो गया 3, 3/3 हो गया -1, 6/3 हो गया +2, तो आंसर आ गया 4/1 यानी 4 वोल्ट। ठीक है ना? और इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस that has become 1 by कह रहा हूँ 1 ओम। आर इक्विवेलेंट। हो गया? यही आ रहा है। चलिए, आज का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला है I² R × T। और इसको कैसे लिख सकते हैं?
आपको पता है आई इंटू आर क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, ओम्स लॉ। तो इसमें से एक आई ले लूं और ये आर ले लूं तो क्या बन जाएगा, V नहीं बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, V इंटू आई इंटू टी। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तो लिखिए फिर इसको जल्दी से। तीसरा हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। बताओ ये कैसे आया V स्क्वायर? आई की जगह मैंने V अपॉन आर रख दिया। इस आई की जगह पर क्या लिख दिया, V अपॉन आर। तो V अपॉन आर रखूंगा तो V इंटू V स्क्वायर और अपॉन में आर आ जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले बना सकते हैं और इसको हम यूज कर लेंगे। टी क्या है यहाँ पे? टी टाइम है। टी क्या है? टी टाइम। कितने टाइम के लिए करंट फ्लो किया आपने, या कितने टाइम के लिए पोटेंशियल अप्लाई किया आपने, वो टाइम यहाँ से पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एनर्जी। क्या हो गया? एनर्जी। ऐसे ही आ जाते हैं पावर। पावर क्या होता है? पावर को हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से काम कर रहा है। तो वर्क और एनर्जी सेम चीज होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पावर का मतलब हो गया रेट ऑफ एक्सपेंडिंग एनर्जी। किस रेट से एनर्जी खर्च कर रहे हो, इसी को तो पावर बोलेंगे। भाई कितनी रेट से काम कर रहे हो, तो काम किस रेट से करेगा, जितनी रेट से एनर्जी खर्च कर रहा होगा उतनी रेट से तो काम करेगा। मैं पूछूं किस रेट से, कितनी पावर पंखे की है, तो जितना ये काम कर रहा होगा उसी हिसाब से पावर होगी इसकी। कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आ रही है ना बात समझ में? तो ये एनर्जी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि एनर्जी और वर्क क्या होता है, सेम ही तो होता है। दोनों की पावर यूनिट भी सेम होती है। चाहे एनर्जी लिखो और चाहे वर्क लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख लेना। ये सब वर्क एनर्जी में हमने पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में। तो जब इस फॉर्मूले को टी से डिवाइड करोगे तो सब में से टी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? सब में से टी कट जाएगा, तो जो बचेगा वही पावर का फॉर्मूला हो गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर और आई इंटू वी इन, ये हो गया, और वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन फॉर्मूले इसके हो गए। इसकी यूनिट तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट या जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक सर्किट है, हम्म
ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं। एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 आई बताओ। दूसरा ई टोटल बताओ, पूरे सर्किट में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। जी राकेश भाई यादव, नमस्कार सर। हाँ असल में तो है, वो थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने कहा तुम राकेश भाई से रिक्वेस्ट कर लो, मैं जब राकेश भाई से मिलूंगा तो उनसे कर लूँगा बात। सर कुछ नहीं, उनको जो है वो 7,000 सैलरी थी, लेकिन मैंने कहा अब शादी है तो लाओ 10,000 दे दें। हाँ, आप कहाँ हैं इस वक्त, कॉलेज में ही हैं? अच्छा, चलिए मैं जो है वो 6 साढ़े 6 बजे क्लास ख़त्म होगी मेरी, इस वक्त क्लास में हूँ मैं। हाँ कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी जी। ठीक। हम्म, अगर आ रहा होगा तो आ जाएगा बेटा, उसमें क्या है। आई कैसे निकाला आपने बताइए। हाँ पहले सारा क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कितना करंट फ्लो करेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, और ये हमने इक्विवेलेंट निकालना सीखा था, तो वहाँ पे तो बताओ कितना आएगा इक्विवेलेंट। 5 कैसे आया, मतलब ये वाला जो करंट यहाँ से आई चला, वो यहाँ पे आई आया, यहाँ पे आई आया, यहाँ पर भी आई आया, और ये आई यहाँ चला जाएगा। आप नहीं कर सकती आप गलती ऐसी। ये यहाँ पे अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए थी आपसे। बोलो सही कह रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है, ये इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो पहले इनको जोड़ेंगे। तो 3 और 6 जब रेजिस्टेंस होता है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, 2 रेजिस्टेंस हो तो ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो और नीचे ऐड करके लिख दो, ये आ जाएगा 2 ओम। इस वाले का आया है 2 ओम। अब ये जो 2 ओम है, इसको अगर मैं सर्किट बनाऊं तो ऐसा बन जाएगा। तो ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, ये 12 वोल्ट है। तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, बोलो अब कितना हो जाएगा,
अब तो क्लियर दिख रहा है, जो आई यहाँ से गया वही आई यहाँ पे गया, वही यहाँ गया वही यहाँ से निकला, अब तो आई सेम है। तो इस बार अब ये सीरीज में, तो 2 + 2 4 ओम, अब 4 ओम हुआ। समझ में आया? तो अब करंट कैसे आ जाएगा? I = 12 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 12/4 3 एम्पियर का करंट हो गया। लिखो, हूँ क्या गलत हो गया तुम्हारा? और गलत होना नहीं चाहिए था। अब एनर्जी बताओ चलो। 1 घंटा हो गया। एनर्जी के लिए एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। हम्म हम्म हाँ, और क्या? मुझे क्या क्या मालूम है? मुझे करंट मालूम है, मुझे रेजिस्टेंस मालूम है, मुझे टाइम मालूम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना? जो जो चीज़ मालूम है उसका लगा देंगे। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? आई कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ रखा जाएगा, पूरे सर्किट का पूछा है ना टोटल। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं क्या कह सकता था? हर रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है ये बताओ। मान लो एक पंखा ये लगा है, ये कूलर लगा है, ये एसी लगा है, मैं कहता कि तीनों में बताओ कितनी एनर्जी खर्च हो रही है अलग अलग, तो फिर मैं तीनों का अलग अलग निकालता। अभी टोटल पूछा है तो तीनों का रेजिस्टेंस लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना है? तो 4 ओम, तो इंटू 4। और टाइम कितना है? 1 सेकेंड, तो 1। तो बताओ 3 × 9 और 9 चौक 36, 36 जूल। ये आ गया। चलो इसी का पार्ट करो, सब में अलग अलग बताओ। इस वाले में एनर्जी कितनी होगी? इस वाले में एनर्जी हो जाएगी, करंट है 3 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस है 2 इंटू 1, तो 9 दूनी 18, इसमें 18 जूल खर्च होगी। बोलो, इस वाले में तो कितनी खर्च होगी? 18 जूल। अब 3 जूल बताओ कैसे निकालें? हाँ। तो इस वाले में एनर्जी कितनी खर्च होगी ये बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या करंट पता है तुमको? I1 I2 कितना है? फिर क्या करोगी? हाँ, यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल बताओ कितना है? V = IR। I कितना है? 3, R कितना है? 2, तो ये हो गया 6 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना खर्च हुआ? 6 वोल्ट खर्च हुआ। तो कितना बचा? 12 वोल्ट की बैटरी थी तो कितना बचा? 6 वोल्ट बचा ना। तो यहाँ पे इसका मतलब कितना हो गया? 6 वोल्ट यहाँ पर बचा। इस तरीके से ये वोल्टेज निकालना था। अब तुम करंट भी निकाल सकती हो चाहे तो। ये करंट निकालना हो I1, तो I1 बताओ कैसे निकालोगी? पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना है? ये भी 6 वोल्ट के अक्रॉस लगा हुआ है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 3 का। तो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है। I = 2 एम्पियर जा रहा है। यहाँ पे अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगी? 6/6 I2, 6/6 = 1 एम्पियर।
तो यहाँ पे कितना जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। चेक भी करो, यहाँ से 3 एम्पियर आया था, 2 एम्पियर ऊपर बढ़ गया, 1 एम्पियर नीचे चला गया। और वैसे भी दिमाग भी यही कहता है भाई जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है वहाँ ज़्यादा जाएगा ना करंट, तो वहाँ रुकावट कम है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे करंट कम जाता है। कैसे भी कर लो, लेकिन ये सब चीज़ आनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अब कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, बताओ एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। यहाँ पे मैं V²/R वाला लगा देता हूँ, इंटू टी है, तो भी यही आएगा आंसर। चेक करो, V² कितना है, 6, 6 का स्क्वायर, पोटेंशियल 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 है, और डिवाइडेड बाय R कितना है, 3 इंटू 1, तो क्या आंसर आएगा, 12। तो यहाँ पे आ जाएगी एनर्जी 12 जूल। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी पोटेंशियल 6 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 6, तो 1 6 कट गया, यहाँ पे 6 जूल आ गई। आ गई नहीं आ गई, तो यहाँ पे खर्च हुई 18 जूल, यहाँ पे खर्च हुई 12 जूल, यहाँ पे खर्च हुई 6 जूल, टोटल खर्च हुई 36 जूल। जरा सबको जोड़ना तो देखो आती है, 18 + 12 + 6 = 36 जूल। बिल्कुल सही आ रही है, आ रही समझ में। तो ये सब आना चाहिए, लिखो जल्दी से सब चीज लिखो। हो गया, चलूं आगे। चलो, इसी में एक और तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कॉल्ड बल्ब प्रॉब्लम। बल्ब प्रॉब्लम, तो जो बल्ब हमारे पास आते हैं, वो देखा होगा आपने, ऐसा फिलामेंट होता है। अब तो ये आना बंद हो गया, अब तो एलईडी आने लगी है, लेकिन पहले जो आते थे अभी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा बल्ब होता था, उस पर लिखा होता है कि ये 100 वाट का बल्ब है, या 25 वाट का है, या 40 वाट का है, 50 वाट का है, ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना। दूसरा ये लिखा होता है इस पे कि इसका 220 वोल्ट पे ये काम करता है। हर चीज पे लिखा होता है कितने वोल्ट पे ये काम करेगी। देखा ऐसा, नहीं देखा है ना। हाँ, कोई भी चीज होगी तो उस पर लिखा होगा कि इसकी पावर, ये वाट क्या है, इसकी पावर बता रही है, और ये इसका कितने वोल्टेज पे ये काम करेगी, ठीक है ना। तो इससे हमें एक चीज आनी चाहिए, क्या, रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस निकालना। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस बताओ। ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कितना होगा। पावर वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला है पावर वाला फॉर्मूला, पावर, तो आप सोचो ना कौन सा वाला लगाना चाहिए।
हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए? P इज इक्वल टू वी आई। इससे रेजिस्टेंस कहाँ से निकालोगी आप? फिर पहले नहीं बोल सकती थी? परेशान करना तुमने जरूरी समझा हुआ है। वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? ये वाला फॉर्मूला क्योंकि इसमें पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ, रेजिस्टेंस निकालना है, तो इन्हीं तीनों से बना हुआ होना चाहिए ना फॉर्मूला। तो ये आर क्या हो जाएगा? आर इधर, सॉरी, तो आर को इधर ले आया, पावर को नीचे ले आया, तो क्या हो गया? वी स्क्वायर अपॉन पी हो गया रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया? 220 का स्क्वायर अपॉन 100 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगी तो ये आ जाएगा 484 आना चाहिए, 84 ओम। ठीक है, ये जल्दी से लिखिए, फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये टॉपिक खत्म करते हैं। लिख लिया? ओके, चलो मुझे ये बताइए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। गांव देहात में जैसे होता क्या है कि वोल्टेज कम आ जाती है, आती है ना, तो मान लो यही बल्ब तो सेम है, बल्ब सेम है, यानी 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट इसकी रेटिंग है। जब आप 220 वोल्ट दोगे तब ये 100 वाट एनर्जी एमिट करेगा, डेसिपेट करेगा 1 सेकंड में, ठीक है ना, क्योंकि वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। और पावर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी डेसिपेटेड, डेसिपेटेड मतलब खर्च की गई 1 सेकंड में, ठीक है। मान लो मेरे घर में वोल्टेज आ रहा था किसी वजह से 110 वोल्ट, कितना आ रहा था? 110 वोल्ट। तो अब बताओ ये कितनी पावर खर्च देगा? एक 100 वाट देगा, 100 वाट से कम देगा, ज्यादा देगा, कितना देगा? कोशिश करो कैलकुलेट करने की। 1 मिनट दिया, 1 मिनट दिया। ज्यादा पावर देगा? कैसे? करके दिखाओ कॉपी में। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो। वहीं पे लिखो जहां पे कर रही हो, पीछे क्यों कर रही हो? काटना पड़ेगा, चलो करो।
निकाली पावर, कितनी आई? कैसे निकाली दिखाओ, कैसे निकाली पावर? पावर का फॉर्मूला लगाओ ना, पावर का क्या फॉर्मूला लगाओगे? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी तो निकलवाया था रेजिस्टेंस। क्या ये कॉइल बदल गई है, बल्ब बदल गया है क्या? है? नहीं, ये बताओ, ये वाला ये बल्ब बदला है क्या मैंने? क्या चीज बदली है? वोल्टेज बदला है। तो अंदर की जो कॉइल है, जिस चीज का ये बना हुआ है वो तो सेम है, यही तो दिमाग लगाना था। और क्या लगा? तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल मैंने बदला है तो 110 का स्क्वायर बटे में 484 आ गई पावर। चेक करो कितनी हो गई। मैं वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने आधी कर दी है तो ये 25 वाट हो जाएगी। अरे ये देखो ना, ऐसे दिमाग लगा लो, ये 220 वोल्ट है तो 220 का मैंने 110 कर दिया, यानी इसका आधा कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? आधे का स्क्वायर यानी 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 यानी ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी? पुरानी वाली में थी 100, तो ये 1/4 हो जाएगी, 25 वाट हो जाएगी। वरना नहीं यकीन तो सॉल्व करके देख लेना। आ गई बात समझ में? इसीलिए क्या होता है, जब वोल्टेज कम आते हैं तो बल्ब टिमटिमाने नहीं लगता है। क्यों टिमटिमाने लगता? पूरी रोशनी देने की बजाय। इसलिए कि वोल्टेज कम आ रहा था। हम कहते भी हैं, अरे वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, लाइट कम दे रहा है। ठीक है ना? क्लियर हुई बात? पक्का? कोई डाउट? चलो अब देखो। कौन सा वाला बल्ब? हाँ, यही वाला ना जिसमें कॉइल होती है। तो वो अलग अलग वाट के होते हैं। एक होता है 40 वाट का भी आता है, 60 वाट का भी आता है, 100 का भी आता है, कुछ बड़े 200-250 वाट के भी आते हैं। ये तो ट्यूबलाइट है, इसमें जो है वो ये सब तो 20 वाट 25 वाट की आती है। तो ये अब ये वाला बल्ब नहीं है, ये जो है इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला। तार नहीं होती इसके अंदर उस तरीके की। तो ये सेमीकंडक्टर पे बना हुआ है। वो वाला क्या होता है, वो हीट करने पे वो जो कॉइल होती है वो टंगस्टन मटेरियल की बनी होती है। टंगस्टन कौन सा है? क्या सिंबल होता है टंगस्टन का? ये रहा डब्लू। ठीक है, ये टंगस्टन होता है, इसकी वो कॉइल बनी होती है। और इसका सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। इसीलिए इसका बनाया जाता है, क्योंकि ये मेल्ट ना हो जाए, वरना तो इतना लाल हो जाता है पिघल के गिर जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए इसका बनाया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो जो है तो वो जब लाल हो जाता है तो अपने अंदर से रोशनी निकालता है, उसकी वजह से पूरा घर चमकता था। इसके अंदर दूसरा सिस्टम बन गया है। ठीक है ना? ये ट्रांजिस्टर है। इसको जब हम क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे फिजिक्स के लास्ट चैप्टर को, तब इसकी डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो। तो अब इसमें जो है क्या किया है मैंने, ये क्वेश्चन जल्दी से बनाओ। इसमें मैंने ये किया है कि एक बैटरी लगा दी है, 12 वोल्ट की ही बैटरी है। और क्या किया है, और मैंने ये किया है कि इसके अंदर 3 बल्ब लगा दिए हैं इस बार। एक 100 वाट का है, एक 50 वाट का है, और एक 25 वाट का है। पहले 100 वाट का बल्ब जितनी रोशनी देता था, अब 15 वाट का बल्ब देता है। इस
टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। अब हमको ये बताना है कि इसमें कौन ज्यादा पावर, किसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, या कौन जो है वो ज्यादा चमकेगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए विच बल्ब विच बल्ब will be more bright, कौन बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा। देखिए ये बताइए, क्या यहाँ पे पोटेंशियल सेम है सबके लिए, करंट भी सेम रहेगा, पोटेंशियल भी सेम रहेगा। बहुत सही, हाँ, इतनी जल्दी मत भूलिए। यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग है। अगर पोटेंशियल सेम होता सबके अक्रॉस, हाँ पैरेलल में जुड़ा होता तो पोटेंशियल सेम होता। वेरी गुड। यहाँ पे करंट सेम है। अगर पोटेंशियल सेम होता, अगर पोटेंशियल सेम होता तो जो रेटिंग लिखी है वही आंसर होता, यानी 100 वाट वाला ज़्यादा ब्राइट होता, ज़्यादा रोशनी देता, 50 वाला उससे कम देता, 25 वाला उससे कम देता। लेकिन अभी कहानी बदल गई है, अब पोटेंशियल अलग हो गया है ना, तो पोटेंशियल अलग हो जाएगा तो ब्राइटनेस अपने आप घट बढ़ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में देखा नहीं देखा हमने, है ना। तो यहाँ पर देखो, तो अब ये हमको ऐसे नहीं चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, बोलिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा, बोलो। 220 स्क्वायर अपॉन 100। अगर हमें ये नहीं दिया हुआ कि ये कितने वोल्ट के लिए बना है तो हम अपने आप मान लेंगे 220 वोल्ट के लिए बना है। ठीक है, ये किसके लिए बना है, 220 वोल्ट मार्किंग है, इस पे भी 220 वोल्ट मार्किंग है। ठीक है, ये भी 220 वोल्ट की मार्किंग, यानी ये 25 वाट देगा कब, जब 220 वोल्ट पे लगा होगा। ये 50 वाट देगा कब, जब 220 वोल्ट पे लगा होगा। वो 100 वाट कब देगा, जब 220 वोल्ट पे लगा होगा। तो इस फॉर्मूले से मैं रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, इसका रेजिस्टेंस ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, R2 का 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। इसका कितना आएगा, R3 का 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। हो गया है, इतना लिख दिया। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कौन ज्यादा पावर देगा। हैं, हाँ 12 वोल्ट के लिए देगा। कैसे बताया था मैंने निकालना, फॉर्मूले में रेजिस्टेंस पावर वाला फॉर्मूला यूज किया था। तो यहाँ पे ये 100 क्यों लिया था मैंने, क्या यहाँ पे कोई पोटेंशियल दिया था मैंने, कुछ भी नहीं दिया। जो कंपनी की तरफ से लिखा हुआ आता है कि ये 100 वाट इतने पोटेंशियल पे देगा, वही वाला पोटेंशियल यूज करके रेजिस्टेंस निकाला था। आई समझ में बात। 12 वोल्ट दिया, वो तो उस बैटरी को इस्तेमाल करेगा और रोशनी देगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो कंपनी ने वोल्टेज बताए वो वाला वोल्टेज यूज होगा, जिस कंपनी ने वो बल्ब बनाया है। ठीक। तो अब बताओ
कौन ज्यादा पावर देगा? देखो ये लिख लिया है सब है। कौन सा वाला पावर का फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ बेनिफिशियंट होगा? खाली यही बताओ, कौन सा वाला? क्या मुझे हर बल्ब के अक्रॉस का पोटेंशियल मालूम है? तो फिर क्यों यही लगाएंगे आप? क्या चीज मालूम है मुझको? हमको पावर पता है तो उससे हमने फायदा ये उठाया कि रेजिस्टेंस निकाल लिया। और क्या चीज हमको पता है? हमको ये पता है कि सब में करंट भी सेम जा रहा है, इसीलिए तो सीरीज में है। आई आर है, चेक करो, आई आर है, आई स्क्वायर आर होगा, आई स्क्वायर आर। कैसे गलत लिख दिया आपने? मैंने भी तो नहीं लिख दिया गलत, ये देखो आई स्क्वायर आर। ठीक है। चलो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब इसमें देखो, चेक करो, सब में आई सेम है। इधर देखो, इधर छोड़ो, अब मेरी तरफ ध्यान दो। घर पे होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, वो करके आना। तो यहाँ पे सब में करंट सेम है ना, तो ये क्या हो गया? आई स्क्वायर आर की मुझे टेंशन ही नहीं लेनी है, सब में ये वाला फैक्टर तो सेम है। कौन सी चीज चेंज हो रही है? रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। यानी जिसका रेजिस्टेंस बड़ा उसमें पावर ज्यादा। पावर जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई ना, क्योंकि आई जो है वो सब में तो बराबर हो गया है? तो किसका रेजिस्टेंस बड़ा उसकी पावर बड़ी, जिसका रेजिस्टेंस छोटा उसकी पावर छोटी। तो यहाँ पे बताओ किसका रेजिस्टेंस बड़ा है? क्यों? पावर सबसे कम आई है। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या है? ऊपर तो 220 का स्क्वायर है, वो सब में सेम है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 25 है। तो बताओ कौन सा नंबर बड़ा होगा? मतलब बड़े नंबर से डिवाइड करोगी तो नंबर बड़ा आएगा। कहाँ खो जाती हो तुम? ऐसी गलती थोड़ी कर सकती हो, ऐसी गलती करने की इजाजत नहीं है भाई। जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा आएगा ना। तो ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ये रेजिस्टेंस बड़ा। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर उससे बड़ा तो इसमें रेजिस्टेंस उससे छोटा, और इसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा है तो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा ये है। अगर मैं लिखूं तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, सॉरी, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये है, फिर ये, फिर ये। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी पावर भी ये हो जाएगी 25। फिर उससे बड़ी पावर 50 की, बोलो होगी नहीं होगी? फिर उससे बड़ी पावर 100 वाट की, मतलब उससे छोटी। सबसे बड़ी 25 की, फिर 50 की, 50 की, और फिर 100 की। यानी यहां पे देखो, जो सबसे कम पावर वाला बल्ब है वो सबसे ज्यादा चमकेगा। ठीक है, यही सब चीज है जो कि प्रैक्टिस करोगी तो याद रहेगा, वरना कंफ्यूजन रहेगा। अब बताओ, देख रही हो डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है और फिर भी उसको बता रही हो बड़ा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, बाद में खुद ही तुमने करेक्ट भी किया। फॉर्मूले में भी क्या देखना है? करंट सेम जा रहा है, तो इसलिए
आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए था। वी तो पता नहीं है, अब वी अगर अलग अलग है और आर भी अलग अलग है तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कंपेयर करना। अब आई सेम हो गया तो एक फैक्टर तो मुझे सोचना ही नहीं है, खाली एक फैक्टर पे सारी कहानी बच गई। वो क्या है? वो आर है। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, इसको उतार डालो जल्दी से।